नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 270वां दिन और वक्त हो चला सुबह के 9 बजे का और आप तक देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र कर लेते हैं। अब आपको पता है प्रिया, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोनीपत जिले में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता भले ही रिक्टर पैमाने पर 3.4 रही, लेकिन लोगों की नींद जरूर खुल गई। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो समय है वो 1 बजे के करीब का बताया जा रहा है। बताओ, आधी दुनिया सो रही थी, सोनीपत वासी सो रहे थे, उसी समय पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं बसंत इस पूरे मामले में आगे भी हम कि अब लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। और वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या उस समय जब भूकंप देखने को मिला। और जानकारी के अनुसार भूकंप रात 1:47 पर आया और इसका केंद्र सोनीपत रहा। हल्के झटकों के बावजूद भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया गया है और गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। तो यहाँ पर लोगों के घरों के पंखे तक हिलते हुए नजर आए हैं। प्रिया, आपने कभी भूकंप को कभी महसूस किया, खुद महसूस किया आपने कभी भूकंप? हाँ, बिल्कुल किया है मैंने। कब? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ समय पहले की बात है। कितने समय पहले की बात? 6-7 महीने हुए होंगे शायद। और मुझे याद है कि नोएडा में भूकंप आया था और जनवरी-फरवरी का समय उस समय था और 5.5 की तीव्रता उस भूकंप की थी। और उस समय मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये देखने को मिला था कि भाई भूकंप का झटका कितना तेज़ हो सकता है। उस समय पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। और ये तस्वीरें जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन सेम देखने को मिली थी। और भूकंप की दहशत है, मैं उस समय पहली बार रूबरू हुआ था। भूकंप के चलते आपको कभी ये लगा है कि भाई बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए, जो फिल्मों में हमें दिखाया जाता है, फिल्मों में बताया जाता है, या फिर जो एडवाइजरी हमें दी जाती है कि भाई जब भूकंप आता है तो तुरंत घरों के बाहर निकल जाइए, अगर बिल्डिंग आपके पास बिल्डिंग अगर कोई है तो तुरंत उससे दूरी बनाएं। कभी ऐसा हुआ है प्रिया? क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा, जब भूकंप देखने को मिला था। जनवरी-फरवरी का समय वो था, 5.5 तीव्रता थी उस भूकंप की। और उस समय जो तीव्रता बेहद ज़्यादा होने के कारण जो है झटका भी बेहद तेज़ी के साथ महसूस किया गया था। बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, पर बात दिन की नहीं है, रात की है। तो मैंने जब महसूस किया कि भूकंप आ रहा है, कि ऐसे मेरा बेड जो है वो शिविर कर रहा है, और फिर मैंने महसूस किया भाई कि भूकंप आ रहा है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के मैं बाहर चली जाऊं। बिल्कुल, पर ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई भूकंप के झटके फील हो रहे हैं, भूकंप आ रहा है, तो आपको तुरंत अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। पर काफ़ी लोग हैं ऐसा नहीं करते कि हाँ भाई चलो भूकंप आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है। पर एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। और जो सोनीपत में भूकंप आया देर रात 1:47 के आसपास का वो समय रहा जब सोनीपत की धरती हिली और 3.4 इसका मैग्नीट्यूड रहा। इसकी जो रफ्तार रिक्टर पैमाने पर जो मापी गई है, और 3.4 तीव्रता एक ऐसी रफ्तार होती है प्रिया भूकंप की कि भूकंप का झटका आपको महसूस नहीं होता, या फिर होगा तो बहुत कम। लेकिन अगर सोनीपत के लोग नींद से जग गए तो इसका मतलब ये रफ्तार भले ही भूकंप की कम रही हो, लेकिन जो इसका एपी सेंटर है मुझे लगता है कि उसकी डेप्थ बेहद ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि देखने को ये मिलता है कि 3.4 तीव्रता का जब कोई भूकंप आता है तो वो बेहद हल्का महसूस होगा, अदरवाइज आपको महसूस नहीं होगा। और उसकी कंडीशन ये होती है कि जो उसकी डेप्थ होती है, यानी कि भूकंप का जो गहराई में केंद्र होता है उसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कंपन है वो धरती तक बेहद कम पहुंचता है। लेकिन जब धरती के सरफेस के बिल्कुल राइट अंडर डाउन द सरफेस आपका एपी सेंटर रहता है, भूकंप का केंद्र रहता है, ज़्यादा किलोमीटर की गहराई नहीं होती, तो
अर्थ के सरफेस पर जो कंपन है बहुत ज़्यादा महसूस होता है। उस समय हो सकता है कि आप चलते चलते भी हो सकता है कि आपकी बॉडी भी शिवर कर जाए, भले ही रफ्तार कम हो, लेकिन अगर भूकंप के केंद्र की जो गहराई है, जो एपिसेंटर की गहराई धरती के नीचे होती है, वो अगर गहराई ज़्यादा नहीं होगी तो जाहिर सी बात आप भूकंप के झटके महसूस करेंगे। और फिलहाल रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता रही है और सोनीपत में भूकंप दर्ज किया गया। और आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं? अगर आपके आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो हमें आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का जिक्र ज़रूर करेंगे। आपको कभी महसूस हुआ भूकंप का झटका? फिलहाल हाल ही के कुछ दिनों में बात कर रहा हूं। नहीं, हाल ही के दिनों में तो मुझे नहीं हुआ है, पर अगर आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो आप ज़रूर अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि हम भी अपनी भी बात कर ले कि भाई कि रात को भूकंप आ रहा है तो लापरवाही कर जाते हैं। बिल्कुल, ये तो भूकंप की बात रही। तो चलिए प्रिया, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो भूकंप की बात हमने बताई कि भाई एनसीआर रीजन में, और दिल्ली वालों को बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि एनसीआर में भूकंप, तो जाहिर सी बात है दिल्ली वालों को जानना चाहिए कि एनसीआर में कौन सी जगह हिल गई धरती। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली जल बोर्ड की एक बैठक हुई है, तो दिल्ली वालों ध्यान से सुनिए, खबर आपके मतलब की है। अहम फैसले लिए गए। इसमें तय ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी का बिल होता है उस पर जो बकाया लेट चार्ज है उसे अब सरकार माफ करने जा रही है, पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली सरकार को कुल 87,589 करोड़ बकाया वसूलना है और इसमें पेनल्टी 90% की, यानी कि अब इसमें जो 90% का जो अमाउंट है वो केवल लेट पेमेंट चार्ज जुड़ा हुआ है। यानी कि बात अगर आसान शब्दों में समझाऊं मैं प्रिया, तो कुल जो राशि वसूलनी है दिल्ली सरकार को वो है 87,589 करोड़ रुपए और इसमें लेट चार्ज है 80,463 करोड़ रुपए, यानी कि 90% अमाउंट लेट चार्ज का है, यानी कि सरचार्ज। तो पानी के इस्तेमाल का कुल बकाया महज 7,125 करोड़ रुपए, लेकिन पेनल्टी लगते वो सीधा जाकर पहुंचा है 87,000 करोड़ के आसपास। अब ऐसे में आप इस बात को ताज्जुब के साथ देखिए प्रिया। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आपको 7 रुपये देने हैं और 7 रुपये आप ना दें और 7 रुपये से वो बढ़ते 84 रुपये में तब्दील, 87 रुपये में तब्दील हो जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई हाँ कितनी पेनल्टी लग गई है। तो दिल्ली के अब जल मंत्री जो हैं प्रवेश शर्मा ने, उन्होंने ये बात कही है कि लोगों के लाखों के बिल आ रहे थे क्योंकि उस पर पहले ब्याज दर 5% थी और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ था। और अब फैसला ये हुआ है कि बकाया बिल पर अब केवल 2% ही ब्याज रहेगा। 31 जनवरी तक अगर भर दिया बिल आपने तो 100% आपको लेट चार्ज में छूट मिलेगी, यानी कि 100% सरचार्ज माफ हो जाएगा। और अगर ये डेडलाइन आप क्रॉस करते हुए 31 मार्च तक ले जाते हैं तो 70% सरचार्ज में छूट रहेगी। तो भाई जल्दी भर दीजिए बिल। और आपका तो बिल पेंडिंग नहीं है? नहीं, मेरा कोई बिल पेंडिंग नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं प्रिया आप, अब सरचार्ज माफ़ कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार रियायतें तो देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि भाई दिल्ली वाले कहीं ऐसे होते हैं भाई कि चलिए ठीक है अभी रियायत मिलेगी, आगे भी मिल जाएगी, आगे देखते हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, पर कभी होते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हो जाता है ऐसे कि, पर एक चीज़ ये अच्छी भी हुई है कि जिस तरीके से भी आपने बताया कि आपको देने हैं कि 7 रुपये और फिर उसके बाद वो 84 तक पहुंच गया कि इतने आप पे अमाउंट वो बढ़ता गया। तो अभी दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। अब दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। पसंद क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि भाई अगर 7,125 करोड़ रुपए बकाया है दिल्ली सरकार का, वो बढ़ते पेनल्टी सरचार्ज उसमें जब एड ऑन होता गया वो 87,000 करोड़ के आसपास पहुंचा, तो अब इतनी बड़ी एक धनराशि अगर माफ़ कर रही है दिल्ली सरकार, अगर आपका लेट चार्ज इतना ज़्यादा हो चुका है उससे दिल्ली सरकार माफ़ कर रही है, तो आपको मुझे लगता है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो अपना पानी का बिल है वो चुकता कर देना चाहिए, क्योंकि इससे एक आपका जो एक सरकार की नज़रों में प्रोफाइल है वो भी क्लियर होगा और सरकार की नज़रों में आप पर कोई बकाया नहीं होगा। वरना एक मन में बोझ रहता है कि हमें भाई कोई बिल पेंडिंग हमारा हो कि यार पैसे देने, वो रहता ही है आपके मन में। मेरे को एक बात याद आ रही है, पर वो बिल पेंडिंग से नहीं है, थोड़ा एक अलग है, लोन को लेके है। मेरी अभी रूममेट से बात हो रही थी तो मेरे को बोलती कि हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति थी ना वो बहुत ख़राब थी कि कोई नौकरी नहीं करता था, मेरे पापा खेती करते थे, तो मेरे पापा ने लोन लिया हुआ था। तो काफ़ी समय से ऐसा हो रहा था कि लोन चुकाना है पर चुका नहीं पा रहे थे। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि हम पढ़ लिख लिए, मेरे भाई की जॉब भी लग गई, तो हमने कहा चलो लोन चुका देते हैं।
फिर सरकार की तरफ से उस लोन को माफ कर दिया गया। ये बहुत तो कहती, बड़ी रियायत होती है। कह रही हम इतने खुश हुए, चलो ठीक है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये तो ये वही बात हो गई कि ये पेनल्टी लगती रही। वो 7 रुपए से कब 84 हो गई, उदाहरण दे रहे हैं, और इतनी बढ़ गई। अब साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से राहत दी गई है, तो लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिलती है। बसंत, तो ये तो बात हमारी रही कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अब एक बहुत बड़ी राहत अब दिल्ली वालों को देखने को मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब दिवाली का एक समय नजदीक आ रहा है, अभी दशहरा, उसके बाद दिवाली भी आप देखेंगे, और पटाखे जलाने का मन तो सभी को करता है। लेकिन अब पटाखों से जुड़ी हुई एक खबर ये सामने आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण पर लगे हुए प्रतिबंध की समीक्षा करने का निर्देश दे दिया है कि भाई कौन बना रहा है पटाखे, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, इस बात की समीक्षा कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। तो कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने वाले निर्माताओं को दिल्ली एनसीआर में निर्माण की अनुमति दे दी है। यानी कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं प्रिया, वो दिल्ली एनसीआर में बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिक्री की अनुमति नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। निर्माण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन इनकी बिक्री की अनुमति जो है, जो यानी कि दिल्ली एनसीआर में बेच नहीं पाएंगे। अब ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय को अब सभी पक्षों से चर्चा करने का भी अब निर्देश दिया गया है कि सभी से बात कीजिए। और साथ ही एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि कोर्ट ने अब NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर बनाने वाले निर्माताओं को दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की अनुमति दी है। और ये दो एक ऐसी संस्था हैं जो कि मानक तय करती हैं, पैरामीटर्स तय करती हैं, पटाखों की बनाने की जो गाइडलाइंस है, किस तरीके से बनाए जाएंगे, उसमें कितना % क्या होगा, कितना % क्या होगा, पोल्यूशन ताकि ज़्यादा ना हो पटाखे जलाने से। उनसे प्रमाणित जो निर्माता होंगे ग्रीन क्रैकर्स के, ग्रीन पटाखों के, उनको अनुमति दी गई। देखिए अब बात कर लेते हैं आगे, लेकिन बसंत इसमें ना कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। क्या रखी गई इन पर बात कर लेते हैं। इनकी बिक्री एनसीआर में नहीं होने वाली है और ये शर्तें जो हैं साफ तौर पर रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन पटाखों को लेकर। तो आपकी क्या राय है, जो ग्रीन पटाखों को लेकर अनुमति दी गई है, क्या अब इसको लेकर बनाने को बिल्कुल बनाने को लेकर जो अनुमति दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी पहल की जा रही है? क्योंकि आपको लगता है कि लोग जो है, जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनको छोड़ेंगे, क्योंकि क्रेज हर बार देखा जाता है, हर बार लोगों में ये क्रेज देखा जाता है, बार बार मना किया जाता है कि भाई कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पटाखे ना जलाएं। पॉल्यूशन तो एक समस्या है ही, और एक साल में एक बार त्योहार आता है दिवाली। अब प्रशासन की तरफ से मना तो हर बार किया जाता है, अब एहतियात के तौर पर एहतियात बरतता है प्रशासन हर बार किया। और हम देखते हैं कि भाई प्रशासन की तरफ से कहा जाता है दिल्ली एनसीआर में पटाखे नहीं जलाने, लेकिन जब दिवाली की रात होती है, दिवाली से 1-2 दिन पहले आपके कानों में पटाखों की आवाज़ें ज़रूर आपको सुनाई देती हैं, है ना। और अब लोग पटाखे जलाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लोग पटाखे जला रहे हैं, उसके बाद में मान नहीं रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि भाई लोग पटाखे न जलाएं, लेकिन उसके बाद भी लोग पटाखे जलाते हैं, है ना, बम फोड़ते हैं। और तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर लोगों को पटाखे जलाने हैं तो कम से कम ग्रीन पटाखे जलाएं, है ना, नॉर्मल पटाखे न जलाएं जो जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता हो। तो लोग अगर पटाखे जलाएं तो वो अपने ध्यान में ये रखें कि वो कौन से पटाखे जला रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई अब ग्रीन पटाखों के निर्माण पर एक अनुमति मिल चुकी है, लेकिन बिक्री नहीं होगी दिल्ली एनसीआर में, वो बिकेंगे नहीं। निर्माण भले ही उनका दिल्ली एनसीआर में हो, और वो भी जो 2 संस्था हमने अभी अपने दर्शकों को बताई हैं, उन संस्थानों से पूरे तरीके से प्रमाणित होना चाहिए जो निर्माता है, ताकि तय मानकों के अनुरूप ही पटाखा निर्माण देखने को मिले। जैसा कि हमने बताया कि NEERI और PESO से प्रमाणित होना चाहिए वो निर्माता जो कि ग्रीन पटाखे बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है कि भाई चलिए ठीक है, निर्माण आप कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे बनाएं जिससे प्रदूषण ना हो। क्योंकि अब अगर लोग बसंत, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ग्रीन पटाखे हैं वो बनाए जाएंगे, उनका निर्माण होगा, पर बिक्री नहीं होगी, ऐसा क्यों है? अब देखिए प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ग्रीन पटाखे बनाए जाएंगे राजधानी दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर रीजन में, जैसा कि लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, उसकी बिक्री पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री दिल्ली में नहीं होगी और एनसीआर में नहीं होगी। उसका मुझे एक जो मेजर कारण लगता है वो पोल्यूशन ही है। लेकिन क्या अब एक बात आप सोच कर चलिए, अब एक सवाल मेरा भी आपसे रहेगा कि आपने अभी पूछा कि भाई दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर में क्यों आखिर बिक्री पर रोक लगाई गई है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई निर्माण हो रहा है।
तो मुझे पोल्यूशन ही एक मेजर कारण नज़र आता है कि चलिए दिल्ली एनसीआर के बाहर अगर पटाखे की बिक्री हो तो वो भी ग्रीन पटाखे की बिक्री हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसीलिए कि दिल्ली एनसीआर से बाहर अगर पटाखे जलाए जाएँ तो वो ग्रीन पटाखे जलाए जाएँ। और कहीं ना कहीं अगर लोग दिल्ली एनसीआर में भी कोई अगर पटाखे जलाता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर साल के मुताबिक देखिए हर साल ये देखने को मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर साल जो है पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए प्रिया कि अब जो ग्रीन पटाखे जलाए जा रहे हैं क्या इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, ये तो आप बताइएगा। और एक सवाल मेरा और आपसे ये कि आपने अभी कहा कि भाई बिक्री पर अब रोक लगाई गई है, तो चलिए ठीक है, आपने दिवाली के लिए बिक्री पर रोक लगा दिया था कि पटाखे न जलाए जाएं, प्रदूषण कम हो, लेकिन क्या दिवाली के बाद प्रदूषण खत्म हो जाता है? एक ये सवाल भी हर साल पूछा जाता है ना कि भाई दिवाली चल ठीक है, आप दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लगा दीजिए, पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दीजिए, अच्छा फैसला है और हम समर्थन करते हैं इस फैसले का। लेकिन एक सवाल वो भी तो है कि दिवाली के बाद में कौन पटाखे जलाता है? प्रदूषण तो उसके बाद आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से अभी बसंत ने बताया कि क्या दिवाली के बाद प्रदूषण नहीं होता, ये हर एक नागरिक की तरफ से बसंत आवाज उठाई जाती है। आपके भी घर में बातें होती होंगी, हमारे भी होती होंगी शायद। नहीं, मैं नहीं जलाती, आप जलाते होंगे। खैर मुझे लगता है ऐसा। नहीं, आप जलाते हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया भाई उसे मानना जरूर पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी अगर कोई ऑर्डर होता है, कोई आदेश होता है तो वो तो सर्वमान्य होता है, वो तो सभी को मानना होगा। बिल्कुल। अब देखिए हर किसी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे त्योहार खराब हो जाते हैं, हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पर सवाल ये भी हो जाता है कि अब पटाखों से ही त्योहार बनते हैं, अगर आप पटाखे नहीं जलाएंगे तो क्या त्योहार नहीं होंगे? आप बहुत तरीके से बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप डांस करो, नाचो, गाओ, खाओ पियो, बहुत चीजें होती हैं खुशी मनाने के लिए। जरूरी नहीं कि भाई पटाखे, अब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना जरूरी हो जाता है, तो पटाखे मत जलाओ, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार अपील करती है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। लगातार कहा जा रहा है कि भाई पटाखों पर बैन लगाया जाए, पटाखे ना जलाए जाए, पर दोनों फैक्टर हो जाते हैं। वसंत, आपको क्या लगता है? हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, कहा जाता है कि पटाखे मत जलाओ क्योंकि उससे प्रदूषण हो रहा है। दूसरे फैक्टर की बात करें, लोग पटाखे जलाते हैं, मानते हैं नहीं। और तीसरे फैक्टर की मैं बात करूं, लोगों की तरफ से बसंत ये भी कहा जाता है कि भाई त्योहार है, अभी जला रहे हैं, पूरे साल तो जलाना नहीं है, क्या ही कुछ दिनों में ही प्रदूषण बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब देखने की बात ये होगी कि लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलेगी अब कि भाई पटाखे जलाए जाते हैं, नहीं जलाए जाते हैं। तो ये तो पटाखों की बात हमने आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि ग्रीन पटाखों का निर्माण हो सकता है, बिक्री पर रोक लगाई गई है, तो पटाखे खरीदिएगा मत। कहीं ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है कहीं उसके विपरीत आप चले जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है, वो मानना हर किसी को पड़ता है, चाहे हम हो या फिर आप हो। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो जोधपुर से दिल्ली का सफर अब बेहद ज्यादा तेज और आसान होने वाला है, और ऐसा क्यों बात कर लेते हैं। बिल्कुल, रेलवे ने इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग भी अब शुरू कर दी है। एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 604 से 620 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 5 मिनट में तय करेगी पसंद। तो अब ऐसे में अब ये जो वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई गई है। अब जाहिर सी बात है, अब ये ट्रेन मुझे लगता है कि एक अच्छा गिफ्ट है जोधपुर वासियों के लिए। अब दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी आसान होगी। जोधपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में सभी दिन चलने वाली है, यानी कि मंगलवार को नहीं चलेगी। मंगलवार को आप आराम से भजन कीर्तन कीजिए। हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर ये 8 स्टॉपेज रहने वाले, और ये जो है वो मेड़ता रोड, डेगाना, और साथ ही यहाँ पर मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुरुग्राम, इन 8 स्टॉपेज पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रुकने वाली है जब जोधपुर को कनेक्ट करेगी दिल्ली के साथ। तो इसकी जो AC चेयर कार में यात्रा का जो किराया है वो कितना है प्रिया? क्योंकि 1610 रुपए है बसंत। 1610 रुपये मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा है, बड़ा किफ़ायती सा है ना। जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए अगर आप जाते हैं, आपको मजे करते हुए जाना, आराम से आपको नींद लेते हुए एक अच्छी नींद, उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2930 हो जाएगा। 2930 रुपये ऑनलाइन टिकट आपको खरीदना पड़ेगा इतने रुपए में। तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, जो कि है www.irctc.co.in पर, या फिर रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपने कभी सफ़र किया है वंदे भारत ट्रेन से प्रिया? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया, हालांकि खबर हम ज़रूर बताते हैं दर्शकों की आरामदायक सफ़र, लेकिन अभी तक मुझे तो मौका
नहीं मिला बैठने का। मैंने किया है बसंत, वंदे भारत से भी किया है और शताब्दी से भी किया है। ट्रेन से मैं बहुत कम मेरा आना जाना सच में मैं चंडीगढ़ से जब दिल्ली आती थी तो मैं वंदे भारत और शताब्दी से ही आती थी। 3 घंटे मैक्सिमम बसंत मेरे को लगते थे, ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ। आराम से बैठो आप मुझे लगता है कि आप उस समय मेट्रो में ही तो नहीं थे। कह सकते हैं, तो समय इतना ही लगता था जितना मेरे को दिल्ली से गुरुग्राम लगता था, इतना मेरे को चंडीगढ़ से दिल्ली हद से आधा ही घंटा आप एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि मैं सुबह लेती थी ट्रेन और मैं 10 बजे मैं दिल्ली 10:30 या 10:30 बजे मुझे यहाँ दिल्ली मेरी जो ट्रेन होती थी उतार देती थी। इतनी देर में आप खा रहे हो पी रहे हो, थोड़ी आंख बंद की और न्यूज़पेपर आगे, थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ा और ऐसा लगता है कि भाई आ गए दिल्ली। तो सफर बहुत आसान हो गया है और एक ये अच्छी चीज़ है। कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि थ्रू रेल जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब किसी देश में रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, ट्रेन्स की आवाजाही बेहतर हो जाती है ना, ट्रेन्स की संख्या बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है कि एक आवाजाही बढ़ने के चलते वो कहीं ना कहीं उस देश की तरक्की में, विकास में और जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसमें बेहद ज़्यादा एक आपने सही कहा। क्योंकि देखिए और एक और चीज़ अच्छी है यहाँ पे, हम एक फैक्टर की बात करें, किराया जो जनता वो यही देखती तो बिल्कुल रीजनेबल मुझे बिल्कुल लगा, आपने सही कहा। 700-800 रुपए कुछ, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली की बात करूँ और इस वाली की बात करें तो 1600 कुछ है। लेकिन दूरी भी तो देखिए ना, बिल्कुल अब चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी प्रिया बड़ी मुश्किल से बात अगर करें तो 280 के आसपास होगी, 280 किलोमीटर के आसपास रहेगी। लेकिन बात आप जोधपुर की करते हैं, वहाँ पर आपको 620, 625, 615 की इतना दूरी पड़ती है। फिर भी उसको किराया ज़्यादा नहीं है ऐसे हाँ बिल्कुल ज़्यादा किराया नहीं है। और देखिए आप सफ़र देखिए कितना लंबा है, 620 किलोमीटर का सफ़र अगर आप करते हो तो मान के चलिए एक दिन अगर आप नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तेज़ देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सबसे तेज़ ट्रेनों में गिनी जाती है भारत की, और जोधपुर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो जोधपुर से अगर आप आने की सोच रहे हैं, फिर जोधपुर तक कनेक्ट करने की सोच रहे हैं दिल्ली को, तो जाहिर सी बात है आपको आना है, जाना है, तो अब एक और ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन, तेज़ और आसान ऑप्शन आपके पास है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और इसका संचालन आज से शुरू हो रहा है, आपको पता है 27 सितंबर से इसका जो संचालन है वो शुरू हो रहा है। यानी कि जोधपुर से आज जो यात्री आएंगे वो वंदे भारत में ही आएंगे, मुझे तो लगता है, क्योंकि एक चाह रहती है सबके मन में, वही वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत में बैठते हैं, अब तो हमारे यहाँ पे भी कनेक्टिविटी होगी, समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, तो भाई जल्दी जो काम हो रहा है वही करेंगे। बिल्कुल बचता है, और समय से ज्यादा अनमोल तो कुछ है नहीं है ना। अगर हमें 1 मिनट लेट हो जाए तो हमारा कार्यक्रम डिले हो जाता है, तो जाहिर तो समय बेहद ज़्यादा बचेगा और मुझे लगता है कि रीजनेबल फेयर है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जब इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार की तरफ से, तो सबसे पहली जो एक चीज़ थी, यात्रियों की तरफ से जो सजेशंस देखने को मिले थे, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जब लॉन्च की गई थी तो सजेशंस भी मांगे गए थे वंदे भारत को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी ये भारत सरकार का रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक्सपेंड करना ऑल ओवर दी कंट्री में बात कर रहा हूँ प्रिया। और एक मास्टर प्रोजेक्ट रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं उनसे सुझाव भी मांगे गए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो सजेशन में देखने को मिली थी वो ट्रेन फेयर, और साथ ही साथ एक ट्रेन लेट बिल्कुल भी ना हो, ट्रेन टाइमिंग्स और ट्रेन फेयर को लेकर सजेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे, जिससे मुझे लगता है कि अब भारत सरकार ने पूरे तरीके से ध्यान में रखा। अब वंदे भारत को जहाँ भी एक्सपेंड किया जा रहा है ना प्रिया, वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो फेयर है, यानी कि जो ट्रेन का किराया है उसे बिल्कुल रीजनेबल रखा जा रहा है। यानी कि जो एक आम आदमी है, मिडिल क्लास मैन है, यानी कि मैं और प्रिया या फिर आप, तो आप भी आसानी से वंदे भारत ट्रेन का लुत्फ उठा सकते हैं और एक तेज़ और आसान सफ़र का मज़ा आप ले सकते हैं। और जोधपुर की कनेक्टिविटी अब दिल्ली के साथ हो गई है, तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जोधपुर के साथ दिल्ली की आवाजाही देखने को मिलती है। बाय रोड तो अगर आप जाएंगे ना प्रिया, मुझे लगता है कि एक दिन आप मान कर चलिए पूरा का पूरा चला जाता है, लेकिन महज 8 घंटे में अगर आप 620 किलोमीटर का सफ़र तय कर पा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, वो भी एसी कार चेयर में, एग्जीक्यूटिव कार चेयर में आप बैठकर सफ़र तय कर रहे हैं वंदे भारत में, तो मुझे लगता है कि भाई एक बहुत रियायती है। और ये जो कदम है वो लोगों के हक में मुझे लगता है जो ट्रेन से सफ़र करते हैं जोधपुर से। बिल्कुल पसंद, आपने सही कहा है कि अच्छी पहल है और एक अच्छा कदम उठाया गया है। लगातार विकास की रफ्तार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और अब ट्रेनें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और मुझे लगता है कि भाई जो ट्रेन में सफर करता है ना, उसको जाम की समस्या तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है ना। और जो वंदे भारत में सफर करते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जब आप नॉर्मल ट्रेन में होते हैं या फिर बात अगर करें पैसेंजर ट्रेन में होते हैं, जिसे मेमो बोल दिया जाता है,
वो कभी कभी क्रॉसिंग देने में बहुत ज़्यादा लेट कर देती है। कभी कभी एक बार हुआ मेरे साथ ऐसे कि भाई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन को किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉसिंग देनी थी, यानी कि होता ये है कि भाई अगर कोई पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है तो ट्रेन साइड में रुक जाती है, पहले वो क्रॉस करते हैं उसके बाद वो, है ना। तो वंदे भारत ट्रेन को तो दूसरी ट्रेन क्रॉसिंग देती हैं, तो उस समय तो आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रोड पर चलने वाले यात्री हैं उनकी समस्या हमेशा बनी रहती है। तो दिल्ली में जाम की समस्या रहती है। अब जाम एक आम समस्या है दिल्ली में, और समस्या क्या, अब ये दिनचर्या का एक हिस्सा ही बन चुका है मुझे तो लगता है। अब दिल्ली वाले जाम से ज़्यादा बोर नहीं होते, बल्कि दिल्ली वाले ये सोचते हैं चलिए ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए बस 10 मिनट का जाम है, चलिए ठीक है। अब हर सुबह और शाम के पीक आवर्स में जाम आप देखते हैं और जाम से दो चार होते हैं। हालांकि आज वीकेंड है, आज तो शनिवार है प्रिया, सैटरडे संडे थोड़ी राहत देखने को मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब एक चीज भूल रही है, ये वीकेंड तो है लेकिन ये त्योहारी सीजन भी, आप ये बात मानकर चलिए रामलीला का मंचन हो रहा है भाई, नवरात्रि चल रही है, मंदिरों में पंडाल पूरे तरीके से सजे हुए हैं, दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है, दशहरा आने वाला है, तो कार्यक्रम इतने हैं, झांकियाँ इतने निकाली जा रही हैं। हम देखते हैं कभी कभी रोड पर भी डीजे के साथ भाई निकल रही हैं झांकियाँ, और जाम उस वजह से देखने को मिल जाता है। तो अब ऐसे में जाम का जो एक अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। बात अगर की जाए तो अब जाम को लेकर शाम 5 बजे के बाद आपको रामलीला मैदान के पास जो है जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रामलीला का जो मंचन है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो जाम की अपडेट्स हमने दर्शकों को दी। कालका जी मंदिर के आसपास जो है ना शमशान घाट रोड पर, वहाँ पर भी जाम की कंडीशन शाम 5 बजे के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर नवरात्रि पर्व इस समय चल रहा है। बसंत, अब आप पेट्रोल डीजल इनकी भी कीमतों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपने बताया जाम के बारे में, क्योंकि अब लोग तो निकल रहे हैं रामलीला देखने के लिए, निकल रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, अब जेब पर भी बसंत सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आता है कि भाई निकलते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी जेब पर असर डालते ही डालते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक बार दाम बता दीजिए। तो दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमतें 87.67 रुपये प्रति लीटर है। तो भाई CNG के जो दाम है वो 76 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, अब प्रति किलोग्राम के हिसाब से माफ कीजिएगा। तो नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है वो 94 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमतें हैं 87 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। CNG के दाम आप बताइए प्रिया। CNG के दामों के बारे में बात कर लेते हैं। 84 रुपये 70 प्रति किलोग्राम है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत बसंत 95 रुपये 51 बिल्कुल प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। और अब डीजल की बात की जाए तो 88 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। और CNG की कीमतों की बात करें तो 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। ये मुझे लगता नहीं है कि कम होने वाली है, क्योंकि हम इतने दिनों से ये सोच रहे हैं कि कब कम होगा, ये कम होने के ये तो अब बढ़ता ही जा रहा है। आपने सही कहा। सोने चांदी के भी दाम बता दीजिए एक बार दर्शकों को। सोने चांदी के दाम आपको बता देते, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, आने वाले समय में दशहरा है, दुर्गा पूजन देखने को मिल रहा है, दिवाली है, धनतेरस है, दिवाली से पहले तो सोने चांदी की जो बिक्री है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सोने की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। चांदी की कीमतों ने तो सबको हैरान कर दिया, चौंधिया दिया। अब सोने की जो एक चमक है वो तो ज्यादा है, साथ ही चांदी बेहद ज्यादा चमक के साथ चमक रही है। आपने चमक की बात की तो बसंत अभी चमक लोगों को चुभने लगी है, चुभ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो है 1,13,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। तो चांदी की कीमत ऑल टाइम है 1,43,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और ये जो कीमतें हैं वो लोगों को परेशान करती है, वो ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि भाई सोना खरीदा जाए या फिर ना खरीदा जाए, है ना। क्योंकि जब आप जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास ज्वेलरी की शॉप में, आप दाम तो कम नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पर ग्राम कम करा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में तो नमस्कार।